इंडिया टीवी देख रहे हैं और आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मीनाक्षी जोशी। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपना भविष्य जानने को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। यकीन ना हो तो अपने दोस्तों के सामने किसी ज्योतिष का जिक्र कर दीजिए, देखिए फिर क्या होता है। सब अपनी अपनी कुंडली लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। वैसे एक ऐसी ही कुंडली हमारे शरीर के अंदर भी है जो हमारे जन्म के साथ ही बन जाती है, जिसको अगर किसी वैद्य से दिखवा लें तो आपको अपनी हेल्थ का प्रेजेंट ही नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर सब पता चल जाएगा। सही कह रही हैं आप ज्योत्सना, हमारे शरीर की ये कुंडली है वात, पित्त और कफ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही वात, पित्त और कफ हमारा नेचर तय करते हैं। हम जिस इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं वो यही है, यानी मानव शरीर में वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी जल है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे शरीर में करीब 60% वाटर है, पानी है। शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनको स्पीड देने का काम यही वात, पित्त और कफ ही करते हैं। शरीर में इन तीनों बायोलॉजिकल एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वात, पित्त और कफ संतुलन में है तो शरीर पूरी तरीके से हेल्दी है, और अगर इनमें कुछ भी थोड़ा सा बढ़ा या घटा तो उससे जुड़ी हुई बीमारियां होना तय है। तभी तो मीनाक्षी आज हम शरीर की इस कुंडली की पड़ताल करेंगे, वो भी स्वामी योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। वो हमें बताएंगे कि कैसे इन सब का बैलेंस बनाना जरूरी है। आसान भाषा में समझाएंगे कि वात, पित्त, कफ क्या होता है और इन्हें बैलेंस कैसे बना के रखना है। स्वामी जी शरीर की इन 3 एनर्जी ड्राइवर्स के बारे में हमें विस्तार से समझाएंगे। इनके इम्बैलेंसेस से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी हमें अवगत कराएंगे। उन्हें योगा अभ्यास से कैसे ठीक करना है ये भी सिखाएंगे। साथ ही आज स्वामी रामदेव हमारे दर्शकों के लिए जो भी उनकी बीमारियां हैं, उनसे जुड़े जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब देंगे, उनको सल्यूशन बताएंगे। तो वीकेंड स्पेशल शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वामी जी आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत प्रणाम आपको ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी को भी, और सारे देश के वात, पित्त, कफ रोगों को भगाने से लेकर के सब रोगों को मिटाने से लेकर के उनके भीतर दिव्यता से जगाने का काम आज हम करेंगे इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, शरीर में अगर कोई बीमारी होती है तो हम फौरन दवाई खाते हैं, उससे ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये बीमारी हुई कैसे, आगे ये दोबारा ना हो, इसका हम उपाय नहीं ढूंढते। वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में होने वाली तमाम बीमारियों की जड़ है। तो सबसे पहले स्वामी जी आप यही समझाएं कि ये वात, पित्त और कफ होता क्या है और ये कैसे पूरे शरीर में अपना रोल प्ले करता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसी को बोला जाता है कि प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो 80 प्रकार के तो सबसे ज़्यादा वात रोग होते हैं शरीर में, फिर उसके बाद पित्त और फिर कफ के बारे में बात करते हैं। तो शरीर के अंगों में खास करके हाथ की अंगुलियों में जब कहीं थोड़ा बहुत दर्द होने लगे, कोई भी अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया और तमाम तरह के जो वात रोग हैं उनकी शुरुआत अंगुलियों से होती है, संधियों से, हाथ के या पैरों के। फिर इसके बाद पेट में भी गैस बनने लगती है, सारे शरीर में अकड़ होने लगती है, फिर हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, आर फैक्टर पॉजिटिव होता है, और फिर उसका नेगेटिव करने का कोई तरीका नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में। हम 100% आर फैक्टर को नेगेटिव करते हैं, ये अलग बात है। तो जोड़ों में दर्द होने लगे, अंगों में दर्द होने लगे, संधियों में पेन होने लगे, और कहीं सूजन आ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, आर फैक्टर बढ़ जाए, तो समझ लेना वात रोग हो गया है। अब ये कोष्ठगत वात भी होता है, नाड़ीगत वात भी होता है, स्नायुगत वात होता है, और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। खैर, अब दूसरा होता है पित्त रोग। पित्त रोग की अभिव्यक्ति ज़्यादातर तो एसिडिटी के रूप में होती है। आंखें जब लाल होने लगे, शरीर में बहुत पसीना आने लगे, बहुत गर्मी लगने लगे, मलमूत्र में जलन होने लगे और बीपी बढ़ने लगे, तो समझना पित्त रोग है। और कफ रोग में सबसे ज़्यादा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। उसके बाद ये पॉलिप्स बढ़ने लगते हैं और ऐसे गले में खांसी सी रहने लगती है, और कफ बढ़ने से चर्बी भी बढ़ने लगती है। ये उसका विकार है। जो मेद वृद्धि है ये कफ वृद्धि का ही विकार होता है। जो कफ प्रकृति वाले हैं थोड़े मोटे होते हैं, पित्त प्रकृति वाले थोड़े फुर्तीले होते हैं,
और वात प्रकृति वाले थोड़े ढीले ढाले होते हैं। ऐसे वात, पित्त और कफ ये 3 प्रकार की प्रधान प्रकृति है। किसी की 2-2 प्रकोपित हो जाते हैं, किसी को वात और पित्त, किसी को पित्त और कफ, किसी को वात पित्त कफ, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पर मैं सूक्ष्म व्यायाम भी बता रहा हूँ। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, योगासन ये करते करते ही मैं इनकी पहचान भी बता रहा हूँ। बिनापि औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहनस्य भेषजानाम सतैरपि। तो हमको किस प्रकार से इन सब का समाधान करना है? अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाएं, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाएं, फिर ऐसे गोल गोल घुमाएं। सूक्ष्म व्यायाम करने से सब प्रकार के वात रोगों का प्रशमन हो जाता है। फिर प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, और अलग अलग आसन करने से भी पूरी प्रकृति का संतुलन होता है। वैसे तो इस सृष्टि में ये क्योंकि त्रिगुणात्मक है, तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप से सत्व, रज और तम से निवृत्त है, और इसमें ये 3 दोष भी हैं। ये संतुलित रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है, और ये असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। खैर, तो मैं एक छोटी छोटी बातें 3 दोषों के बारे में और बता देता। जिनको कफ रोग है उनको किसी भी प्रकार की चिकनी चीजें नहीं खानी चाहिए। दूध में भी हल्दी डाल के लेना चाहिए। घी, दही, छाछ और ये खट्टी चीजें, चिकनी चीजें ये बंद करनी चाहिए। जिनको वात रोग है उनको खट्टा दही, खट्टी छाछ, नींबू भी उनको दर्द को बढ़ा देता है। इसी तरह से जिनको वात रोग है उनको सभी खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, जिनको कफ रोग है उनको सभी चिकनी चीजें, ठंडी चीजें, और जिनको पित्त रोग है उनको गर्म चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। तीखी तली हुई चीजें, अचार आदि चीज ये मना किया जाता है पित्त प्रकृति वालों को। तो सामान्य रूप से जिनकी पित्त प्रकृति है वो जो बहुत ज्यादा गर्म चीज है, पानी भी गर्म पीते हैं तो एसिडिटी बन जाती है, हाइपर एसिडिटी, फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब्दील हो जाती है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है उनको गर्म चीजें, जिनकी वात प्रकृति है उनको ठंडी चीजें, और जिनसे वायु बढ़ता है जैसे भिंडी है, परवल है, भिंडी है, आलू है, और मटर है, फूल गोभी है, नींबू है, खट्टी चीजें और ठंडी चीजें ये स्वामी बात जी को बढ़ाती है। और कफ को जितनी भी श्लेष्मा वाली चीजें जिनमें चिकनाई होती है उनको ना खाएं। जी जी स्वामी जी, आपने हमें वात, पित्त, कफ के बारे में समझाया, इन बायोलॉजिकल एनर्जीज के बारे में समझाया कि क्या क्या वो कारण है, कौन कौन सी इनसे बीमारी हो सकती हैं और क्या इनके उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हम कर सकते हैं, प्राणायाम हम कर सकते हैं जिनसे ये दूर हो। लेकिन सबसे पहला जो मैं सवाल का उत्तर आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें वात की प्रॉब्लम है, पित्त की या कफ की? एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ज्योत्सना जी कि वात, पित्त और कफ की प्रकृति का जैसे अलग अलग संधियों से पता लगता है। यदि संधियों में दर्द होना शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, हल्का भी कहीं सूजन आने लग गई, कहीं पर भी हमारे शरीर में अकड़न होने लगी, स्टिफनेस होने लग गई, तो पता लगता है कि वात बढ़ गया है। पित्त ऐसे ही मैंने कहा कि वो कोष्ठ से सबसे पहले पता लगता है एसिडिटी के रूप में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से पता लगता है कि हमारे कफ का प्रकोप है। ये तो सामान्य रूप से वात, पित्त, कफ के प्रकोप की मैंने बात की। और इनकी विशेष अभिव्यक्ति के लिए हमारे यहाँ पर नाड़ी भी ऐसे देखी जाती है। तो नाड़ी जब देखते हैं तो पहली अंगुली में यदि बहुत ज़्यादा तेज धड़कन हो तो वात, दूसरी में पित्त और तीसरी में कफ। वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ ऐसे पता लगता है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करने पर पता लगता है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं पता लगेगा। तो नाड़ी चिकित्सा से भी पहले हमारे यहाँ पर इनको देखा जाता था। खैर, अगली बात और बताता हूँ जी। जो है सामान्य रूप से सबको पता ही है कि जब पेन होने लगे तो वात रोग बढ़ रहा है। पेन है, अकड़न है, स्टिफनेस है, और वात। पित्त जब एसिडिटी होने लगे, शरीर में हॉट फ्लैशेस होने लगे, जब बीपी बढ़ने लगे, जब मन बेचैन होने लगे,
शरीर में किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा पसीना लगे, हाथ पैर भीने भीने हो जाएं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए ज़रूरी है। तो पित्त बढ़ गया, और कफ में सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, ये सामान्य रूप से इसका पता लग जाता है। ये अंदर तक फिर किस प्रकार से हमारे स्रोतों को बंद करते हैं, किस प्रकार से हमारे जब पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, एक एक अंग जो है इससे दूषित हो जाता है, तो किस तरह से फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, किस तरह से शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रोग भी जो है वातज पित्तज कफज होते हैं। माने अब जैसे किसी को सिर में दर्द है, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, वातज सिर में दर्द होगा तो नस नाड़ियों में पेन होगा, तो वो अनुलोम विलोम से दूर होगा। जी, मतलब वो बादाम रोगन पीने भाषा से, में, बादाम अखरोट पीने से, ठंडा आप दूध पीने दर्शकों से को दूर समझा होगा। रहे हैं कि वात पित्त कफ क्या है और कैसे ये होता है, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने शरीर के अंदर चलने वाली गतिविधियों को, सिस्टम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक एक बीमारी भी आगे फिर, अब जैसे सिर दर्द है तो वातज होगा तो नस नाड़ियों में कमजोरी आएगी और जो है अंदर वो कमजोर होगी तो सिर में दर्द होगा। पित्तज होगा तो किसी किसी को एसिडिटी बहुत होगी। अब एसिडिटी ज्यादा होगी, आपका खान पान में गड़बड़ हो गया, आपने दिन भर यात्रा की, खाया पिया समय से नहीं, या कुछ गलत खा लिया, एसिडिटी होगी तो सिर में दर्द हो जाएगा। और कफ कोल्ड बढ़ गया, कफ का प्रकोप है तो यह सब भारी हो गया तो उससे भी दर्द हो जाएगा। अब तीनों के लिए अलग अलग, सिर दर्द का एक जैसा इलाज नहीं है। वातज सिर दर्द है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, लंबे लंबे श्वास लो, सिर दर्द दूर। पित्तज है तो वमन करो, आज हम बताएंगे, उल्टी कर लो, सिर दर्द ठीक। कफ है जाए तो नाक में षडबिंदु तेल या सरसों का तेल या सूत्र नेति कर लो, या रीठे का झोल बना करके रीठा और त्रिकुटा पानी में भिगो दो और उस पानी जो है नाक में डाल दो, तो एक ही सिर दर्द, वातज पित्तज कफज तीनों अलग अलग हैं और ये पता भी लग जाता है। जब एसिडिटी होती है तो उसका भी पता लग जाता है, जब कफ बढ़ता है तो उसका भी पता लग जाता है, और जब कफ एसिडिटी में फिर भी सिर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको वो वातज है। ऐसे ही वातज पित्तज कफज डायबिटीज भी होता है, वातज पित्तज कफज ब्लड प्रेशर भी होता है, वातज पित्तज कफज जो है वो स्किन प्रॉब्लम भी होती है। कफ बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, वात बढ़ने से, वैसे तो सबसे ज्यादा पित्त बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम होती है, लेकिन कफ बढ़ने से भी स्किन प्रॉब्लम होती है, वात विकृति होने से भी कफ प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वात पित्त कफ का बैलेंस है तो आपको किसी भी प्रकार के बीपी, शुगर, थायराइड, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, अब कोरोना क्या है, ये कफ की वृद्धि वाला रोग है, कफ को बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के पूरे डाइजेशन सिस्टम, पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जी, सूक्ष्म व्यायाम के अलावा जी, आपने ये हमेशा से कहा है कि हमारे शरीर की 99% बीमारियों का इजी सॉल्यूशन है प्राणायाम। तो प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए और कौन सा प्राणायाम किस चीज पर असरकारक होता है, ये बताइए। अब मैं तीनों का इसको भी बताता हूँ और इसके साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले भस्त्रिका। वैसे तो सभी प्राणायाम त्रिदोष नाशक हैं जी, क्योंकि प्राण में सारे दोषों का नियंत्रण होता है। यद्यपि वात दोषों को सबसे पहले ठीक करता है प्राणायाम, क्योंकि प्राण का मतलब ही वात है। आवात अवाही भीषज विवात अवाही अद्रपः तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतये। तो लंबे श्वास लें। अब देखो, कफ रोग भस्त्रिका प्राणायाम से, अब वात रोग अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम से, पित्त रोग भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से, शीतली शीतकारी प्राणायाम से। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है उनको कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए। जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ है उनको भस्त्रिका भी ऐसे जोर जोर से भस्त्रिका, यूं जोर जोर से कपालभाति नहीं करना चाहिए। पित्त दोष बहुत अधिक, एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ी हुई है
तो उनको कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग प्राणायाम। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, इनकेरेबल आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आधा आधा एक एक घंटा हम कपालभाति अनुलोम विलोम करा देते हैं। और रेमेटॉइड आर्थराइटिस, लंग फाइब्रोसिस माने अस्थमा ब्रोंकाइटिस से भी आगे लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं जी। तो उसमें भी कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करा देते हैं। स्वामी जी, ऐसे ही असाध्य वात रोग, असाध्य पित्त रोग, असाध्य कफ रोग वो प्राणायाम से दूर होते हैं। इसलिए प्राणायाम तो सबको करना ही करना है। कम से कम आधा से 1 घंटा प्राणायाम शुरुआत करें। कम से कम 2 से 3 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी उद्गीत और पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ तो शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, इस तरह से ये। और कफ बहुत बढ़ा हुआ है तो सूर्य भेदी। नाड़ियों में वात दोष बहुत प्रकोपित हो गया है तो नाड़ी शुद्धि। और कफ बहुत बढ़ा हुआ है तो ये उज्जाई प्राणायाम भी साथ में ऐसे किया जाता है जी। स्वामी जी, कुछ पूछ रहे थे आप मीनाक्षी जी? स्वामी जी, आप लगातार प्राणायाम तो बता ही रहे हैं हमारे दर्शकों को, उनके सवाल आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उन्हें वात और कफ और पित्त की समस्या है जिस कारण उन्हें पूरे शरीर में खुजली होती है और ये पिछले 7 साल से है, तो क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है? अब उनको पता भी नहीं है कि उनको वात, पित्त या कफ किस कारण से हो रहा है। उनको लगता है त्रिदोष प्रकोपित हो गए इसलिए पूरे शरीर में खुजली होती है जी। मैंने कहा खुजली होने का सबसे बड़ा कारण जो है पित्त का बढ़ना होता है। इसलिए अपने पेट को एक तो ठीक रखें, रोज लौकी का जूस पिएं, एलोवेरा का जूस पिएं, एलोवेरा जेल लगाएं तो पित्त की प्रशांति करें। जिनको भी ये स्किन की प्रॉब्लम होती है उनका एक तो लीवर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके आमाशय में भी पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है, पित्ताशय में पित्त बढ़ जाता है। तो एलोवेरा जूस पिए, लौकी का जूस पिए और खाने में तो कायाकल्प वटी और नीम वटी ले ले। और स्किन के ऊपर कायाकल्प तेल या सरसों के तेल में थूहर, कैक्टस उसको कूट करके और उसका रस मिला ले। जैसे 200 ml कैक्टस का रस ले लिया तो 100 ml उसके अंदर सरसों का तेल या तिल का तेल या कायाकल्प तेल ले ले तो और अच्छा, उसको पका लिया और उसको लगा लिया, 100% उनका सोरासिस ठीक हो जाएगा। जिनको ये स्किन के रोग होते हैं उनको हरी सब्जियां और इसको नेचुरोपैथी में अंगूर, मैंने देखा कुछ को ये बहुत ज़्यादा था सोराइसिस, उन्होंने खाली अंगूर का ही सेवन किया कुछ दिनों तक, केवल अंगूर का रस पिया, अंगूर ही खाया, अंगूर का ही रस पिया, उसको बहुत अच्छे से धो करके साफ करके पीने से। आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसमें, और हरी सब्जियां ही खाई, 1 महीने में सोराइसिस अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये सोराइसिस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इनक्योरेबल माना जाता है एलोपैथी में, उसको हम ठीक कर सकते हैं जी। प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। प्राणायाम के अलावा स्वामी जी योगाभ्यास कौन कौन से हैं, ये भी थोड़ा बताएं दर्शकों को। तो भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, जिनको के शरीर में जो है किसी भी प्रकार के धातु रोग हैं और लेडीज को पित्त बढ़ने से वाइट डिस्चार्ज, पुरुषों को धातु रोग और कई प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें बाह्य प्राणायाम में बड़ा लाभ करता है। श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाते हैं। ये बाह्य प्राणायाम, ये जिनको भी धातु रोग है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, पुरुषों को स्वप्न दोष आदि और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, सब के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये उज्जाई, कफ आदि के लिए शीतली, शीतकारी आदि। तो खैर, अभी आपने योगासनों की बात की, तो योगासन भी बताते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग आसन भी बड़े लाभप्रद होते हैं। अब जैसे किसी का पेट में बहुत गड़बड़ी रहती है, बहुत एसिडिटी रहती है, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, और उसके कारण से फिर सब रोग पैदा हो जाते हैं, तो ये मंडूक आसन सबके लिए जरूरी है।
फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, यदि ये दो तरह से आसन कर लिए जाएं तो सब प्रकार का लाभ हो जाता है। वैसे वात रोगों में सबसे अच्छा होता है एलोवेरा, गिलोय, हार श्रृंगार, पारिजात, निर्गुंडी उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पर उसके पेड़ भी है। यहाँ मैं जहाँ योगाभ्यास कर रहा हूँ तो बाईं तरफ यहीं पर हार श्रृंगार का बड़ा पेड़ है और उसके सामने निर्गुंडी भी है। तो हार श्रृंगार और निर्गुंडी और एलोवेरा, इसका जूस पी ले, ताज़ा जूस पी ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो आजकल सबका एक्सट्रैक्ट भी निकालने लग गए हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। मंडूकासन ऐसे 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना। पहले ही दिन से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का संतुलन होगा, क्योंकि विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। पेट अच्छा होगा तो सब कुछ, पेट सेट तो सब कुछ सेट होगा। अब अगली बात बता रहा हूं जरा। वात रोगों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग घर में करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर कर लो, सुबह शाम ले लो। लेकिन किसी किसी को फिर वात की दवाई ले लेते तो पित्त बढ़ जाता है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खाओ तो पित्त बढ़ जाएगा। तो हल्दी, मेथी, सौंठ इसको दरदरा कूट करके इसका पानी पिए तो फिर ये पित्त भी नहीं बढ़ेगा। और बहुत ही ज्यादा पित्त प्रकृति है तो एलोवेरा भी जरूर पिए तो उससे पित्त नहीं बढ़ेगा। लहसुन वात नाशकों में सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी किसी को लहसुन खाने से एकदम एसिडिटी बढ़ जाती है। वैसे तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन यदि मैं लहसुन खा लूं तो मुझे खुद ही बहुत भयंकर एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि यद्यपि बचपन में मेरी वात प्रकृति थी, अब मेरी पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधान प्रकृति है। तो ऐसे आगे झुकना, मंडूकासन, शशकासन। तो जिनको लहसुन लेने से गर्मी होती है, लहसुन भिगो के खाएं, नहीं तो लहसुन को तल ले घी के अंदर। पहले 2-3 कली से शुरू करें और बाद में 5-7 कली तक लहसुन की उसके 2-3 टुकड़े करके घी में तल करके खा लें, तड़का लगा करके खा लें, तो फिर वात रोग भी दूर हो जाते हैं। वात रोगों के लिए एक तो ये आगे झुकने वाला, फिर पीछे झुकने वाला, पीड़ांतक, अश्वशिला और चंद्रप्रभा, ये जबरदस्त काम करते हैं। अभी मैं वात, पित्त, कफ का आयुर्वेदिक उपचार भी बता रहा हूं जी। आगे झुके तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुके तो ये, इससे भी पूरा पेट और पीठ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बैलेंस हो जाता है आगे पीछे झुकने मात्र से। तो ये डेली अभ्यास करें, आराम आराम से कर लिए जाते हैं। योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करें। ठीक है, जवान बेटा बेटियों के लिए हम सूर्य नमस्कार बताते हैं, दंड बैठक भी बताते हैं, उनके लिए पसीने बहाने वाला भी अभ्यास बताते हैं। मोटापा वालों के लिए भी हम स्थित कोणासन, भुजंगासन, अवदलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में कहता हूँ ये 50-50, 100-100 बार, और एक एक अभ्यास को 5-5 बार करो तो 500-500 बार भी कर सकते हैं जी। तो ये आगे और पीछे झुकने से, पेट पीठ का बैलेंस होने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होते हैं। ऐसे ही पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो योगा मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन या मत्स्यासन हो जाएगा। अभी वात रोगों के लिए मैं बता रहा था, ये पीड़ांतक, अश्वशिला और ये चंद्रप्रभा, ये इतने जबरदस्त हैं, किसी के कार्टिलेज भी घिस गए हो, अर्थराइटिस, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, किसी को जिसको आजकल बोलते हैं ना यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है, आर इफेक्ट इतना बढ़ जाता है, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, 1 इंच भी आगे नहीं चला जाता है, ये हालत हो जाते हैं, आदमी बेड रिडन हो जाता है। अच्छा वो स्वामी भी जी, ठीक एक हो बात जाते हैं। बताइए और एलोपैथी में पेन मैनेजमेंट है जी। स्वामी जी कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लो जी। स्वामी जी एक बात बताइए, वात, पित्त, कफ रोग की जिन्हें समस्या है, इन प्राणायाम योगाभ्यास के अलावा क्या कोई पसीना बहाने वाला योगाभ्यास भी वो कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी योगा? देखो, जिनको शरीर में बहुत अधिक कफ बढ़ा हुआ है तो वो तो दौड़ तो बहुत नहीं लगा सकते। जिनको खास करके अस्थमा भी हो, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस हो जी, तो उनको तो पहले प्राणायाम से अपना कफ ठीक करना पड़ेगा। जिनको पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ है वो बहुत तेज एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे और ज्यादा उनका पित्त बढ़ जाएगा।
और वात रोगी बहुत ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, इसलिए उनके लिए तो योगाभ्यास ही सर्वोत्तम है। वैसे जिनको वात दोष बढ़े हुए होते हैं हम उनको बस्ती देते हैं नीचे एनस से, अलग अलग औषधियों से बस्ती देते हैं, और कमर दर्द से लेकर सब प्रकार के वात दोषों के लिए सबसे अच्छा है बस्ती। नहीं तो त्रिफला चूर्ण ले ले, और औषधियों में मैंने कहा लौकी का जूस तो वात पित्त कफ त्रिदोष शामक है ही, और ये आजकल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है ये नाशपाती। जी नाशपाती का हमारे यहाँ पर पौधा भी है। ये नाशपाती तेरे ऊपर ही लगा हुआ है, कहाँ दौड़ रहा है बावड़े, देख इधर ये रहा तेरे सिर के ऊपर। अभी प्रकृति की गोद में बैठे हैं आप। सिर के ऊपर नाशपाती और दौड़ के जा रहा है उधर। हाँ, तो ये नाशपाती इतना जबरदस्त होता है ये नाशपाती से पेट की सारी बीमारियों का नाश। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले मैंने लौकी को इज्जत दिलवाई, उससे लोगों के वात पित्त कफ से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के सारे रोग मिटवाए। यदि कोई ऐसे बैठ करके स्वामी जी, अब तो मीनाक्षी जी भी करने लगी ऐसे झुक जाए तो बात ही क्या है। नाशपाती से कितने भयंकर कब्ज उसका नाश हो जाता है, पेट एकदम अच्छा हो जाता है। और मैं बोल रहा था एलोपैथी में पेन मैनेजमेंट है, और पेन किलर खा खा करके लोगों को एसिडिटी और पूरा शरीर जिस्म और बर्बाद हो जाता है जी। इसलिए आगे और पीछे झुकने वाले अभ्यास देखो। वात के लिए मैंने बता दिया, और पेट को ठीक रखने के लिए बोल दिया हरी सब्जियां पहले वैसे सलाद खाएं, फल खाएं, फिर पका हुआ खाएं, धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं जी। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए, रात को दही छाछ ना ले। ऐसे विरुद्ध आहार का भी ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। फिर ये आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। ये स्वामी जी, दरअसल आज का हमने अपना ये वीकेंड स्पेशल शो दर्शकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी रखा है, लेकिन हम त्रिदोष दूर करने के लिए और शरीर को डिटॉक्स करने की क्रिया आपसे जान लेते हैं, क्योंकि नेति, धोती और वमन, आपने कहा कि वमन करना भी आज आप सिखाएंगे। हाँ, नेति, धोती, वमन सब कुछ सिखाएंगे। और देखो थोड़े तो अभ्यास और कर लेते हैं 2-3 मिनट। भुजंगासन में कह रहा था, आगे पीछे झुकने से पूरे शरीर का बैलेंस बन जाता है। भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के मरकटासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन करते हुए वात पित्त कफ तीनों का उपचार मैं बता दे रहा हूं। वात का बता दिया, अभी पित्त का बताता हूं। पित्त के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा वीटग्रास, लौकी का जूस जी। और ये अविपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद में युगों युगों से खाया जाता है। अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लो, कितनी भयंकर एसिडिटी ठीक हो जाती है। लोग जिंदगी भर के लिए एलोपैथी की दवाइयां खाते रहते हैं। एलोवेरा जूस, वीटग्रास, लौकी का जूस, अविपत्तिकर मुक्ता शुक्ति। और फिर थोड़ा इजी कर दिया हमने, किसी को बहुत ही ज्यादा हो तो उसमें मोती पिष्टी भी मिला देते हैं, मोती रखा हुआ। और ये सुखदावटी हमने एक बना रखी है, जिनको एसिडिटी हो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खा ले। और योगाभ्यास करें, बहुत जरूरी है। जो सुबह योगाभ्यास करेंगे, मंडूकासन आदि जो हमने बताए, शलभासन, और अभी पूरा कर दे रहे हैं इसको ऐसे, और सीधे लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना जी तो जी सबके जी। लिए जरूरी। अच्छा स्वामी जी, ये भी बताइए तो पित्त रोगों के लिए एक और बार फिर में क्या एक से ज्यादा 2 या 3 दोष भी शरीर में हो सकते हैं, और क्या इनका हमारे जीन से, जेनेटिक्स से कुछ लेना देना है? 100% लेना देना है। वात पित्त कफ ये प्रकृति माता पिता से मिलती है। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता है, उसी तरह से वात पित्त कफ प्रकृति भी ये हमें विरासत में मिलती है। और एक साथ किसी किसी के 2, किसी के 3 ही दोष प्रकोपित हो जाते हैं। त्रिदोष प्रशमन के लिए तो प्राणायाम से बेहतर कुछ है ही नहीं। तो अभी मैं वात और पित्त के लिए बता दिया, अब कफ के लिए बता देता हूँ। कफ के लिए सबसे अच्छा स्वासारी, जिसके ऊपर बड़ा भयंकर विवाद चल रहा है कुछ दिनों से। स्वासारी से, दूध में हल्दी शिलाजीत से, च्यवनप्राश से जी, दूध में आप छोटी पिपली पका करके पीते उससे, त्रिकुटा सीतोपलादि युगों युगों से, सदियों से हमारे यहाँ पर प्रयोग होते आए। एक दम्बेल बताएंगे। दम्बेल के पत्ते जो है वो काली मिर्च के साथ चूसने मात्र से
3 से 7 दिन के अंदर कितने भयंकर दमा हो एकदम ठीक हो जाता है। नहीं तो कहते थे दमा तो दम के साथ ही जाता है। ये पवन मुक्तासन भी जी आधा से 1 मिनट, जी ये स्वामी उत्तान जी, पादासन भी हमारे आधा से दर्शक 1 मिनट, लगातार और आपसे ये बहुत सारे कंधरासन सवालों तो के बंधासन जवाब भी जानना आधा से चाहते हैं। जी, कुछ दर्शकों के सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी। आप ये योगाभ्यास करते करते उनके सवालों के जवाब भी प्लीज दे दीजिए। एक दर्शक है हमारे रवि रजौतिया, उनकी माताजी से जुड़ा ये सवाल है, बताओ। जिनकी उम्र करीब 60 साल है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी माताजी के कान से लेकर गाल के बीच में सूजन आ जाती है और सूजन वाले हिस्से में गांठ भी बन जाती है। ये परेशानी 3 से 4 दिन तक रहती है और करीब 5 हफ्ते में एक बार उन्हें ऐसा होता है, तो उसका निदान जानना चाह रहे हैं। ये कफ की वृद्धि से होता है। तो सरसों का तेल नाक में डालने और अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम करा दें, पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। ये ट्रांजेमिनल न्यूरोलॉजी भी होता है, फिर कान से लेकर के और ये यहाँ से दांत से लेकर के पूरा ये दर्द ऐसे ऐसे आकर के पूरा एक साइड में होता है। कई सुपरस्टार्स को भी ये दर्द की प्रॉब्लम थी। जी। तो ये सबसे ज्यादा वात और कफ के बढ़ने से होता है। इसलिए मैंने बताया अनुलोम विलोम और सरसों का तेल ये नाक में डाल लेते हैं, इससे अच्छा हो जाता है। फिर आज हम बता रहे थे ये कफ के लिए स्वासारी का प्रयोग। स्वासारी हम ये गोली भी देते हैं, लिक्विड भी देते हैं और स्वासारी का क्वाथ भी हम देते हैं और इसके लिए हम दिव्य धारा पतंजलि बाम भी देते हैं। तो ये कफ के लिए ठीक है। और प्राणायाम दूध में हल्दी और शिलाजीत और च्यवनप्राश, ये सब तो आपने बार बार मुझसे सुना है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है जल नेति सूत्र नेति दोनों एक साथ करके। यहाँ से दिखा रहे बेटा, करके दिखा दो। 1 लोटा इसे नाक में लगाया, ये तांबे का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, ऐसे फिर दूसरी तरफ से पानी की धार बहने लगती अच्छा है। स्वामी जी, आप दोनों को एक साथ फ्रेम में ले लो भाई, है ना। एक सवाल भी हम इसी और के एक साथ एक साथ को। ले लेते हैं आराम आराम से बेटा, क्योंकि- धीरे 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 धीरे। जी। एक और सवाल हम इसके जी। साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि हम वात पित्त और कफ के बैलेंस की बात कर रहे हैं। बिहार के मोकामा से हमारे एक दर्शक है कन्हैया, वो ये पूछ रहे हैं, उन्हें बचपन से ही टॉन्सिल की समस्या है, गले के दोनों तरफ छाले पड़ जाते हैं जिससे बॉडी में फीवर और पेन तक होता है। क्या जल नेति सूत्र नेति ये सब करने से इसका कोई लाभ है या योगाभ्यास या कुछ दवाई खानी चाहिए? जल नेति सूत्र नेति से टॉन्सिल और गले की सब बीमारियां पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, बहुत तेजी तेजी मत करो बेटा, धीरे धीरे करो, नहीं तो तुमको देख करके फिर दूसरे भी जोर जोर से करने लगेंगे और नाक में खून आने लगेगा। इसलिए धीरे धीरे करो, क्योंकि ये तो अभ्यस्त है ना। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय में ये BA MA के विद्यार्थी है, एक्सपर्ट तो सुपरविजन इनका तो जरूरी है। अभ्यास है। एक से फिर दूसरे नाक से ऐसे जल नेति सूत्र नेति, हाँ, तो आराम आराम से करें। और जिस दिन सूत्र नेति करें उससे पहले शाम को सरसों का तेल या बादाम रोगन नाक में जरूर डाल लें। और काली मिर्च भी ले आओ बेटा, थोड़ी सी काली मिर्च तोड़ के ले आओ। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको भी कफ रोग होते हैं तो ऐसे ये डंबेल भी मेरे पास में है। ये जल नेति सूत्र नेति आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे ये ब्रह्मचारी कर रहे हैं। अभी जी, इसके बाद जल टॉन्सिल नेति के लिए आप सूत्र बता नेति हो रहे गया। आराम से बेटा मुंह से निकाल दो, मुंह से निकालो। टॉन्सिल के लिए ये जो स्वासारी है, एक तो मैंने गोली बताई स्वासारी की, जी, और स्वासारी की गोली के साथ साथ में स्वासारी त्रिकुटा सितोपलादी पाउडर भी आता है, उसको शहद से चाट लेते हैं। और इसमें त्रिकुटा, बहेड़ा और गोदंती, ये शहद में चाटने से एकदम से फायदा हो जाता है। और जो जी। बबूल होती है, बबूल को पानी को उबाल करके उसके गरारे करने से भी टॉन्सिल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। ये दम्बेल है, देखो यहाँ पर है। अभी जो है ये वस्त्र धोती करेंगे, वस्त्र धोती एक बार दिखा देते हैं। फिर दम्बेल मेरे साथ में है, ये भी दमा का एकदम दम निकालने वाली है। इसका एक पत्ता ऐसे ले लिया और इसमें काली मिर्च डाल करके पान की तरह चूस लिया, ऐसे 3 से 7 दिन में अस्थमा दूर कर देती है। तो आपको अभी हम बता रहे हैं, अभी यहाँ से दम्बेल के बारे में भी, और इधर से बेटा आप खाना शुरू करो। ये अच्छा, देखो, ये स्वामी जी, बीच में मैं वस्त्र एक धोती इसी से है, जुड़ा कितने सवाल फीट और की है पूछ बेटा? लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। एक दर्शक हैं गजेंद्र कुमावत, ये पुरानी खांसी से परेशान है, इनको करीब 5 से 6 महीने से खांसी हो रही है, और इससे कैसे ये निजात पा सकते हैं? देखो, पुराने से पुरानी खांसी क्यों ना हो, उसमें लवंगादिवटी, खदिरादिवटी जो है हमने कंठामृत भी बनाई हुई है। तो ये
अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से मिल जाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का सेवन करें। पुरानी खांसी है तो स्वासारी को ऐसे उबाल करके भी पी सकते हैं और इसको लिक्विड भी ले सकते हैं, तो ये स्वासारी। और जो है मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, ये मुंह में डाल करके चूसते रहे। मुलेठी, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा मिश्री डाल करके मुंह में चूसते रहे। और कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करते रहे। भस्त्रिका करते रहे। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आपको ये वस्त्र धोती बता रहे थे हम, तो वस्त्र धोती भी देख लीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त क्रिया है योग में। ये 22 फीट लंबी धोती होती है, कपड़ा होता है, इसको ऐसे मुंह में पूरा खा जाते हैं। ये खा रहे हैं हमारे भाई, इनको पूरा अभ्यास किया हुआ है। ये कफ को पूरा अंदर तक निकाल देता है। किसी किसी को इतना भयंकर बलगम होता है। और इसके लिए एक और भी उपाय हमने बताया, सरसों का तेल नाक में डालने सबसे अच्छा होता है, तो उससे भी 200 ग्राम पूरा बलगम बाहर निकल के जाता है। पॉलिप्स हो जाते हैं यहाँ माथे में, नाक के पास, चारों तरफ, यहाँ गले में, जी। पूरा फेफड़े में, श्वास नली में पूरा कफ जम जाता है। तो सरसों का तेल डाले। और ये जो आपको धोती खा के बता रहे, अभी थोड़ी देर में इनकी पूरी हो जाएगी, तब निकाल के भी दिखाएंगे। 22 फीट ऐसे धोती खाते हैं। जब तक ये धोती निकाल लेते हैं, हम एक सवाल और ले लेते हैं स्वामी जी। मुंह से धोती निकाल लेते हैं। अभी तो धोती खा रहे हैं, जब तक ये निकाल लेते हैं एक सवाल और ले लेते हैं बीच में। हमारे एक दर्शक हैं प्रमोद नांगियाल, ये जानना चाहते हैं कि पाइल्स की समस्या का निदान क्या है, और ये प्रॉब्लम लोगों में बहुत कॉमन है। देखो, पाइल्स के लिए सबसे अच्छा है सुबह खाली पेट कच्चे दूध में, या गाय का दूध गर्म करके फिर ठंडा कर लेते हैं, थाली में डाल के पंखा चला दीजिए, ठंडा हो जाएगा। 1 कप दूध में नींबू निचोड़ के ले लें, और तब तक ये लौकी का जूस भी निकालते हैं। देखो, ये जो नींबू है ना, दूध के 1 कप दूध लिया और उसमें 1 नींबू निचोड़ करके तुरंत पी गए जी, 3 दिन में बवासीर ठीक हो जाता है। अथवा जो देसी कपूर हम देते हैं आस्था पूजा सामग्री में, 1 चने के बराबर कपूर केले में डालकर के सुबह खाली पेट ले लो। अर्शकल्पवटी भी इसमें लाभ करती है। वैसे कपालभाति प्राणायाम करने से भी पाइल्स कितना ही भयंकर हो ठीक हो जाता है। त्रिफला चूर्ण से भी इसमें लाभ होता है। बकायन, नीम की गुठली और हरड़, इसका पाउडर करके भी 1-1 चम्मच लेने से बवासीर अच्छी हो जाती है। और एक पॉइंट होता है यहाँ से, ये पॉइंट दबाने से भी बवासीर अच्छी हो जाती है, बता। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ, ये जो कफ के लिए बता रहा था, तो ये काली मिर्च जो है, ये मैंने मंगवा ली है। तो ये काली मिर्च जो है, 2-3 काली मिर्च लें, और ऐसे, ये दमबेल का पत्ता है, ये दमबेल के पत्ते के अंदर काली मिर्च लेकर के और इसको ऐसे मुंह में डाल लिया और इसको चूसते रहे और प्राणायाम करते रहिए। थोड़ा स्वासारी और ये सब लेते रहिए। अच्छा, कभी भी ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम है? मैं कह रहा था सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिए। अब देखो, ये सुबह खाली पेट लेना है। अच्छा। अब ये देखो, ये धोती पूरी 22 फीट अंदर ले ली है, अब इसको निकाल रहे हैं। अब या पूरी अंदर चली गई है। मुंह खोल के दिखा दे बेटा एक बार। ये पूरा ऐसा नहीं कि कोई मुंह में दबा लिया है इसको। अच्छा। और मुंह में 22 फीट दबा भी नहीं सकते, तो अब धीरे धीरे इसको पूरा निकाल देंगे। दबा भी नहीं सकते, ये मुंह में छू 22 भी नहीं फीट लंबी, सकता। और इससे पूरा, ये अपने आप में इतनी खास बात है कि जो क्रियाएं जी। आपको, कभी दर्शकों को हो सकता है स्वामी जी ये लगता हो कि ये सब क्रियाएं तो हमें पता ही नहीं थी कि इसके इतने लाभ हैं, ये ऐसे भी सिखाई जा सकती है। वो तमाम दर्शक अब इंडिया टीवी के माध्यम से स्वामी रामदेव से ये एक बारीकी सीख रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। धोती बाहर निकल रही है, लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ता है, इसलिए आपका संदेश दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी ऐसे कई लोग हैं, कई लोग तो योगी बन गए हमारे साथ योग करते करते, लेकिन अभी भी कई दर्शक ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ देखते हैं, योग नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं। स्वामी जी क्या संदेश देंगे उन्हें? देखो, मैं लौकी का जूस इसलिए बता रहा था जी। बहुत से लोग लौकी का जूस इसलिए नहीं पीते, स्वादिष्ट नहीं लगता, तो मैंने लौकी का जूस आज सबके बीच में निकाला है। और पुदीना इसमें डाल करके, और जिनको एसिडिटी ना हो, इधर पुदीना और वो भी दे दो नींबू। ये पुदीना जो है, ये घर घर में गमले में के अंदर ही लगा लेना चाहिए। तो चाकू दो। और ये लौकी का जूस, इसके अंदर जिनको एसिडिटी ना हो, वे थोड़ा सा नींबू मिला करके ऐसे पी लें, जी। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता।
तो मैं सबके लिए संदेश भी दे रहा हूँ और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर आदि ना हो, और पुदीना, ये पुदीने का रस हमने निकाला हुआ है यहाँ। तो ये ऐसे ये लौकी का जूस जो होता है ये पेट से लेकर के और सारे माने टॉक्सिन्स को निकाल देता है, बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देता है। तो शरीर के जो विकार हैं वो तो आहार की शुद्धि से दूर होंगे, और जो मन के विचार हैं, मन के जो विकार हैं वो अच्छे विचार से। तो मैं आज एक ही संदेश के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आहार की शुद्धि से तन को शुद्ध कीजिए, विचार की शुद्धि से अपने मन को शुद्ध कीजिए। तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो आप जीते जी ही बुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये